गरीब गाय की हत्या। नारंग अपनी पत्नी, 5 साल की बेटी पिंकी और साली रमा के साथ रहता था। नारंग की साली बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। हमेशा अपने जीजा और बहन को लूटकर अपना घर बनाना चाहती थी। उसके दिल में अपनी बहन और जीजा के लिए कभी प्यार नहीं था। वो हमेशा उन्हें घाटे में देखना चाहती थी। नारंग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इस वजह से रमा अपनी बहन से जला करती थी। बहन की खुशी उससे देखी नहीं जाती थी। नारंग गरीब भले ही था, पर वो अपने परिवार को बहुत खुश रखता था। जीजा जी, ये लीजिए, मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए बढ़िया दाल बाटी बनाई है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया रमा, पर तुमने क्यों तकलीफ की? तुम्हारी बहन बना देती। अरे जीजा जी, दीदी को उस रावी गाय की सेवा करने से फुर्सत मिले तब वो आपके लिए कुछ बनाए ना। सारा सारा दिन न जाने उस रावी के साथ उसकी गौशाला में क्या करती रहती है। मैंने सोचा मेरे जीजा जी पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, इसलिए आपके लिए कुछ बढ़िया सा बना दूं। कोई बात नहीं रमा, बहुत अच्छी बात है। अगर बिंदिया रावी की इतनी सेवा करती है तो उसका तो हमें अच्छा ही फल मिल रहा है। उसी के दूध से तो हमारा घर चल रहा है। जितना इन दोनों के बीच जहर घोलने की कोशिश करती हूँ उतनी ही नाकामयाब रहती हूँ। मुझे कभी जिंदगी में कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरी सौतेली बहन को मैं कैसे सुखी रहने दे सकती हूँ। शुरू से मुझसे ये सब कुछ छीनते आई है, अब मैं इसके पास कुछ भी नहीं रहने दूंगी। बिंदिया अपनी बहन के मंसूबों से अच्छे से वाकिफ थी, फिर भी उसने अपनी बहन को अपने घर में रखा था, क्योंकि दोनों सौतेली बहनें अनाथ थी। बिंदिया नहीं चाहती थी कि उसकी बहन बेघर और अनाथों वाली जिंदगी जिए। उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी उसकी बहन जरूर सुधर जाएगी। नारंग और बिंदिया अपनी गाय रावी की बहुत सेवा करते थे। दोनों ने रावी को अपनी बेटी पिंकी जैसा पाला था। अगर रावी उन्हें दूध देकर उनका घर चला रही थी, तो बदले में नारंग और बिंदिया भी उसकी जी जान से सेवा करते थे। उसे बहुत सम्मान और प्रेम देते थे। अरे रावी, तू तो कितनी अच्छी गाय है रे, कितना दूध देती है। तुझे पता है जितना तू दूध देती है उसके बदले में उतना तुझे इस घर में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है। अगर तू किसी दूसरे घर में होती तो यहाँ से ज्यादा सुखी रहती। मैं तो कहती हूँ यहाँ से भाग जा और अपने लिए कोई अच्छा सा घर तलाश कर जहाँ पर तू यहाँ से ज्यादा सुखी रहे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जितना प्यार और सम्मान मुझे इस घर में मिलता है उतना मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता। आप बहुत गलत कह रही हैं। हाँ, कौन सा गलत कह रही हूँ मैं? कितना भर भर कर दूध देती है तू इन लोगों को। तेरे दूध की वजह से इनका घर चलता है और इन्हें तेरी जरा सी भी कदर नहीं है। बस मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, लेकिन लगता है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जब रमा रावी को भड़काने की कोशिश कर रही थी तो रावी समझ जाती है कि वो अपनी बहन के खिलाफ है, वो उन्हें नहीं चाहती है। इसीलिए रावी उसकी बातों में नहीं आती है और सारी बात अपनी मालकिन को बता देती है। मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ रावी, पहले ये चारा खा के खत्म करो, उसके बाद मुझे जो कुछ बताना होगा बताना, क्योंकि खाते समय बात नहीं करते हैं। मालकिन, आप समझ नहीं रही हैं। आपकी बहन आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रही है। वो आपके घर को बसने नहीं देना चाहती। मैंने आपकी बहन के मंसूबों को जान लिया है। वो जरूर कुछ बहुत बड़ा गलत करने वाली है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, आप समय रहते सब चीजों को संभाल लीजिए मालकिन, और अपनी बहन को इस हंसते खेलते परिवार से दूर रखिए। रावी, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि रमा कैसी है, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद है कि शायद कभी न कभी वो सुधर जाए। लेकिन मालकिन, बुरा तो बुरा ही होता है ना, वो कभी नहीं सुधर सकता। ऐसा ना हो कि आपकी उम्मीद से पहले ही वो कुछ गलत न कर दे और आप सारी उम्र पछताते रहो। रावी, तुम चिंता न करो, समय रहते मैं सब कुछ संभाल लूंगी, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। जहाँ एक तरफ बिंदिया ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद कभी न कभी उसकी बहन सुधर जाएगी, उसके दिल में भी बिंदिया के लिए उतना ही प्यार जाग उठे जितना कि बिंदिया उसे करती है। वही रमा हमेशा बस इसी साजिश में रहती थी कि कैसे वो अपनी बहन का घर बर्बाद करे, किस तरह से उसके घर में आग लगाए। इस रावी को तो भड़का कर देख लिया और जीजा जी को भी भड़काने की मेरी कोशिश नाकामयाब हो रही है। अब मुझे बिंदिया पर तीर साधना होगा। वहां आग लगाऊंगी तो क्या पता तीर निशाने पर लग जाए। रमा सबको भड़काने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो अपनी बहन के घर में आग लगाए और उसके घर को बर्बाद कर दे। जब उसने रावी और अपने जीजा को भड़काने की कोशिश की तो वो उसकी बातों में नहीं आए। अब वो अपनी बहन को भड़काने जा रही थी। अरे दीदी सुनो तो, मैं क्या कह रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आज मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या रमा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? दीदी, अगर मैं तुमसे कहूंगी तो तुम्हारे कान सुनकर फट जाएंगे। रमा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने में तुम्हें इतनी देर लग रही है और जिसे सुनकर मेरे कान फट जाएंगे? तुम यहाँ रावी की सेवा करती फिरती हो, अभी भी उसकी सेवा में लगी हुई हो, उसका गोबर साफ कर रही हो, और तुम जानती भी हो रावी तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है। जब तुम जीजा जी के लिए खेत में खाना लेकर जाती हो तब तुम्हारी पीठ पीछे रावी पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें बाल्टी भर दूध देकर उनसे खाने में बढ़िया घास लेकर खाती है, क्योंकि उसे हमारे घर में जितना मिल रहा है वो कम लगता है। बहुत ही लालची है रावी। तुम उसकी फितरत को पहचान नहीं रही हो दीदी। अब भी कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। और दूसरी बात दीदी, सुनकर तुम्हें बहुत दुख लगेगा, जीजा जी अच्छे इंसान नहीं है। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। तुम घर पर सारा सारा दिन काम करती रहती हो और जीजा जी हैं कि उन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं है, वो तुमसे प्यार ही नहीं करते। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, खेतों में किसी दूसरी औरत के साथ नैन मटक्का करते हैं, और ये खबर बिल्कुल पक्की है, तुम्हारी ये बहन खुद अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रही है। ये तुम क्या कह रही हो रमा?
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ दीदी। जीजा जी और वो तुम्हारी गाय रावी बहुत धोखेबाज है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ पीछे दोनों गलत कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम इन लोगों को छोड़ दो, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जब रमा अपनी बहन बिंदिया को उसके पति और रावी के खिलाफ भड़का रही थी, उस समय नारंग अपनी गाय रावी को चराने के लिए बाहर ले गया था और उसी समय वो रावी को लेकर घर आ पहुंचता है। रावी और नारंग रमा की सारी गलत बातें सुन लेते हैं। क्यों झूठ बोल रही हो रमा? हाँ, झूठ बोलकर पाप का भागीदार बन रही हो। जानती हो कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है? क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कह रही दीदी, मैं सही कह रही हूँ। जीजा जी आप और रावी दीदी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और दीदी को मेरी बातों पर ही यकीन होगा क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। वो आपकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करेगी क्योंकि आप दोनों धोखेबाज हो। रमा, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बिंदिया की बात मानकर तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत दी। मुझे नहीं पता था कि तुम जिस थाली में खाओगी उसी थाली में छेद करोगी। मेरे ही घर में रहकर मेरे और बेचारी रावी के खिलाफ मेरी पत्नी को झूठ बोलकर भड़काओगी। हाँ मालकिन, आपकी बहन बिल्कुल गलत बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मालिक ऐसे हैं। आपको तो सब पता है ना, आपको किसी भी सफाई की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी बहन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रही है। आप दोनों को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम इन दोनों पर यकीन ना करो दीदी, ये दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ घर छोड़कर। चुप रहो तुम। मैं तुम्हें आज से नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ कि तुम कैसी हो। तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है? शुरू से ही तुमने मुझे कभी नहीं चाहा है, हमेशा मुझे अपनी सौतेली बहन ही समझा। मेरे घर को उजाड़ना चाहा, कभी मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काया तो कभी मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काया। फिर भी मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, बस इसलिए कि तुम अनाथों की तरह दर्द भरी जिंदगी न जियो। बस इसी उम्मीद में कि कभी तो तुम बदल जाओगी और मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार जाग जाएगा। पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। आज तुमने मेरी रावी और मेरे पति के खिलाफ बोलकर हद पार कर दी, इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। निकल जाओ मेरे घर से। बिंदिया अपनी बहन रमा को घर से निकाल देती है। इससे रमा बहुत भड़क जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो अपनी बहन को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब वो किसी भी हद तक जाकर बहन को बर्बाद करना चाहती थी। पर बिंदिया अपनी बहन की हरकतों से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं रमा को अच्छे से जानती हूँ। मैंने उसे घर से निकाला है, इस बात से वो बहुत भड़क गई होगी। वो जरूर मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। हमें होशियार रहना होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बिंदिया। आखिर तूने सौतेली बहन होने का सबूत दे ही दिया। बचपन से तू मुझसे सब कुछ छीनती आई है और आज तूने मेरी इतनी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाला। अब तू जिंदा नहीं बचेगी, खत्म कर दूंगी मैं तुझे। रमा बदले की भावना लेकर रात में चोरी चुपके हाथ में हथियार लेकर बिंदिया की हत्या करने घर में घुस जाती है। रावी रमा को घर में घुसते हुए देख लेती है। ये क्या मालकिन की बहन इतना बड़ा हथियार लेकर चोरी चुपके घर में घुस रही है? हे भगवान, जरूर ये कुछ गलत करने जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। रमा सोई हुई बिंदिया पर हथियार से जैसे ही वार करने वाली होती है कि तभी रावी बीच में आकर हथियार का वार अपने ऊपर ले लेती है, जिससे रावी की गर्दन कट जाती है। रावी जमीन पर गिरकर ढेर हो जाती है। जब बिंदिया और नारंग रावी को इस हालत में देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। रावी, ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे ऊपर किए हुए वार को अपने ऊपर क्यों ले लिया? मर जाने देती मुझे। मालकिन, मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया है। आप दोनों ने जिंदगी भर मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज मेरी बारी थी तो मैंने अपना फर्ज निभाया। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप खुश रहे। इतना कहते ही रावी अपनी सांस छोड़ देती है। रावी को मरता हुआ देख नारंग और बिंदिया बहुत रोते हैं। तभी रमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर बिंदिया और नारंग रमा को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि तू बदले की भावना में इस हद तक गुजर जाएगी। तुझे जो भी सजा मिले वो कम है। पुलिस रमा को रावी की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और इस जुर्म के लिए कानून रमा को कड़ी सजा सुनाता है। वहीं बिंदिया और नारंग रावी के जाने के बाद बहुत दुखी थे और हमेशा इस बात के लिए पछतावे में रहते हैं कि काश वो रमा को अपने घर में न रखते, तो शायद आज उनकी रावी जिंदा होती और उनके पास होती। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक जिले की और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। कहानी शुरू होती है कामधेनु गाय और नंदी बैल से, जो अपने छोटे में ही न जाने कहां से इस गांव में आ जाते हैं। अरे अरे मोहन, देखो तो कितनी प्यारी छोटी सी बछिया और बछड़ा हमारे गांव में आए हैं। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। ये तो कितने प्यारे हैं। ऐसी बच्चियां और बछड़ा हमने पहले कभी नहीं देखे। चलो तो उनके पास चलते हैं। तुम दोनों कहाँ से आए हो? क्या तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमारा कोई घर नहीं है। बस चलते चलते हम इस गांव की ओर आ गए। अरे मोहन, देखो तो यह बोलने वाली बच्चिया है। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम कामधेनु है और मेरा नंदी है। अरे राधा, देखो ये दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब
ये बोलने वाली बच्चिया और बछड़ा है, कितने प्यारे हैं ये दोनों। क्या तुम दोनों हमारे साथ खेलोगे? हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे। दरअसल कामधेनु और नंदी दोनों बोल सकते थे। राधा और मोहन के साथ उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के साथ खूब मस्ती करते और खेलते। मोहन और राधा अपने घर से खाना लाकर नंदी बैल और कामधेनु गाय को खिलाते। राधा और मोहन के साथ धीरे धीरे करके नंदी और कामधेनु पूरे गांव में चर्चित हो गए। दोनों अब पूरे गांव के चहीते बन गए थे। सारा गांव उन दोनों को प्यार करता था। उन दोनों को पूरे गांव में घूमने की आजादी थी। दोनों कहीं भी जा सकते थे, किसी के भी खेत में, किसी के भी घर में। उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता था, बल्कि दोनों की सभी पूजा करते थे और सुबह शाम दोनों को खाना खिलाते थे। गांव में जहां भी उनका मन करता वहां रात गुजारते थे। हर रोज सुबह नंदी और कामधेनु एक साथ किसी के भी घर जाते और खाना खाते। लोग भी उन्हें बड़े ही चाव और प्यार से खाना खिलाते। इस तरह से दोनों धीरे धीरे करके इसी गांव में बड़े हो जाते हैं। नंदी अब एक हट्टा कट्टा बैल बन चुका था और कामधेनु बहुत ही खूबसूरत तंदुरुस्त गाय थी। अरे अरे राधा बेटी, अपना खाना तो खा लेती पहले। बाबा, आपको तो पता ही है, जब तक मैं कामधेनु और नंदी को खाना देकर ना आऊं, तब तक मुझे खाना नहीं खाना होता है। राधा, तुम कितनी अच्छी हो। जब से हम इस गांव में आए हैं, तब से तुम और मोहन हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो। अरे रखे भी क्यों ना, तुम दोनों हो ही इतने प्यारे कि तुमसे कोई भी प्यार कर बैठे। कामधेनु और नंदी बैल में एक अटूट बंधन था, मानो दोनों का जन्मों का रिश्ता था। कभी भी दोनों एक दूसरे से अलग खड़े नहीं होते थे। कामधेनु अब गर्भवती हो गई थी। उसकी गर्भावस्था में नंदी बैल उसका इंसानों जैसा ख्याल रखता था। उसके खाने से लेकर पीने तक का ध्यान रखता था। उस पर कोई आंच न आए, इस बात का वो पूरा ध्यान रखता था। कामधेनु, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में अब तुम्हें गर्मी में पूरे गांव में नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं लाकर दे दूंगा। और फिर गांव वाले कितने अच्छे हैं, वो सभी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। पर नंदी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं एक जगह बैठी कैसे रह सकती हूँ? तुम मेरे लिए बाहर खाना लेने जाओ और मैं चुपचाप कैसे बैठी रहूं? जानते हो ना, हम बचपन से कभी भी एक बार भी अलग नहीं हुए हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कभी जिंदगी में हम अलग हुए तो मैं मर ही जाऊंगी। कामधेनु, ऐसी अशुभ बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, ठीक है, हम कभी अलग नहीं होंगे। अरे बदमाश शराबी इंसान, तूने पूरे घर को बर्बाद करके रखा है। बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों में काम कर करके बच्चों की फीस जुटाई थी, उसको भी चोरी करके तूने शराब पी ली। अब कहाँ से बच्चों की फीस भरूंगी मैं? निकल जा इस घर से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे कमली, कहाँ जाऊंगा मैं? ये मेरा भी घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेशर्मी की तो तूने सारी हदें ही पार कर दी है। निकल जा इस घर से, दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी गांव में एक निरंजन नाम का आदमी और उसकी पत्नी कमली अपने बच्चों के साथ रहते थे। निरंजन बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था, जो हर रोज अपनी पत्नी और बच्चों को सताया करता था। कामकाज तो कुछ करता ही नहीं था। जो बीवी कमा कर लाती थी, उसे भी शराब और जुए में उड़ा देता था। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एक दिन तंग होकर उसकी बीवी ने उसे घर से ही निकाल दिया। अब निरंजन घर से बाहर था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन निरंजन को कोई भी अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। तभी निरंजन वहां आकर बैठ जाता है, जहां पर कामधेनु और नंदी बैल बैठा करते हैं। तभी उसकी नजर कामधेनु पर जा पड़ती है। उसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। अरे वाह, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कितनी बढ़िया गाय है और ऊपर से गर्भवती भी है। ये तो बच्चा देने वाली है और खूब सारा दूध भी देगी। इससे तो मेरी शराब और जुए का खर्चा बड़े ही आराम से निकल जाएगा। हाँ, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, ना पत्नी और ना ही बच्चों की। मुझे मेरा रास्ता मिल गया है। शराबी निरंजन की नजर कामधेनु पर पड़ गई थी और वह सोच रहा था कि कामधेनु गर्भवती है, बहुत जल्द बच्चा देगी तो वह उसका दूध निकालकर दूध को बेचकर उसके पैसों से शराब पिएगा और जुआ खेलेगा। ये गांव वाले इन दोनों गाय और बैल को बड़ा प्यार करते हैं। ये गाय को ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ, रात का समय है, इस गाय को दूर ले जाकर कहीं छुपा देता हूँ। ए गाय, चल जल्दी यहाँ से चल। नंदी, नंदी, ये आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा है? देखो ना, ये मुझे तुमसे दूर करके कहाँ ले जा रहा है। मुझे इसके साथ नहीं जाना है। आखिर कहाँ ले जा रहे हो मेरी कामधेनु को? छोड़ दो मेरी कामधेनु को, छोड़ दो। निरंजन कामधेनु को अपने साथ ले जाने के लिए घसीट रहा था। कामधेनु उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो बहुत रो रही थी। साथ ही नंदी बैल भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कामधेनु को निरंजन के चंगुल से छुड़ाए। तभी निरंजन नंदी पर गुस्सा करता हुआ एक बड़ा सा डंडा उठाता है और उसे मारने लगता है। अरे
बड़ा प्यार दिखा रहा है ना इस गाय के लिए। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मत मारो मेरे नंदी को, मत मारो। तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे नंदी को मत मारो बेरहम इंसान। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। निरंजन नंदी को बहुत मारता है और नंदी मार खा खा के लहूलुहान हो जाता है, फिर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। निरंजन कामधेनु को जबरदस्ती घसीटकर गांव के बाहर एक पत्थरों वाली गुफा के अंदर छुपा कर रखता है, जहां पर कामधेनु नंदी बैल के लिए बहुत तड़पती है और रोती है। सुबह जब नंदी को होश आता है और सारे गांव वाले नंदी को लहूलुहान पाते हैं और साथ में देखते हैं कि कामधेनु उसके साथ नहीं है, तो सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं और नंदी से इस बारे में पूछने लगते हैं। देख गाय, चुपचाप यहाँ आराम से बैठ। मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिलाऊंगा और तुम चुपचाप मुझे भर भर के दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। वो ले गया मेरी कामधेनु को, न जाने कहाँ ले गया। मुझे मेरी कामधेनु चाहिए, वरना मैं अपने कामधेनु के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। अगर ये काम निरंजन ने किया है तो उसे आप जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। बाबा, बाबा जल्दी से कामधेनु को ढूंढ कर वापस ले आइए ना। निरंजन काका ना जाने उसके साथ क्या करेंगे। नंदी, तुम चिंता ना करो, हम किसी भी तरह से कामधेनु को ढूंढ के वापस ले आएंगे। सारे गांव वालों को निरंजन के प्रति बहुत गुस्सा था। सभी निरंजन की खोज में लग जाते हैं। पूरे गांव में तलाशने के बाद भी निरंजन और कामधेनु का कहीं पता नहीं चलता है। तभी एक दूध वाला गांव वालों को आकर बताता है कि उसने रात में निरंजन को एक गाय को गांव के बाहर बनी एक गुफा की तरफ ले जाते हुए देखा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निरंजन को एक गाय के साथ उस गुफा की तरफ जाते हुए देखा है। हाँ। दूध वाले की बात सुनकर सारे गांव वाले निरंजन को ढूंढने उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहीं कामधेनु गुफा में भूखी प्यासी नंदी से बिछड़कर बहुत दुखी थी। नंदी, बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए थे, लेकिन आज ना जाने ये कैसा समय आ गया। किसी ने हमें अलग कर दिया, और वो भी तब जब मैं गर्भवती हूँ, जिस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आगे ना जाने क्या होगा, हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। तभी सारे गांव वाले वहां आ पहुंचते हैं। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गुजर जाओगे। अपने स्वार्थ और मतलब के लिए तुम दो प्यार करने वाले जानवरों को अलग कर दोगे। गांव वालों, आप इस आदमी को जो सजा देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि इस बेरहम ने प्रेम करने वाले जोड़े को अलग करने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। निरंजन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इतना घटिया काम किया, प्रेमी जोड़े को अलग करने का पाप किया। जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं उन्हें अलग करने की कोशिश की, और नंदी बैल पर हाथ उठाया, उसे इतनी बुरी तरह से मारा। बहुत ही बुरे इंसान हो तुम। तुम्हें तो जितना मारो उतना कम है। सारे गांव वाले मिलकर निरंजन की खूब पिटाई करते हैं और कामधेनु को वापस नंदी बैल से मिला देते हैं। कामधेनु, तुम आ गई। मुझे तो लगा था अब हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। मैं तो बस तुम्हारे बिना मर ही जाता। और तुम ठीक तो हो ना? और हमारा बच्चा, वो भी ठीक है ना? हाँ नंदी, मैं ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस से पाकर, और अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। दोनों को वापस मिलता हुआ देख और दोनों की बातें सुनकर गांव वाले हैरान थे कि क्या किसी में इतना भी प्यार हो सकता है। तभी राधा की माँ बोलती है, इतना प्यार तो हमने कभी इंसानों के बीच में भी नहीं देखा होगा जितना इन दो जानवरों के बीच में है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें पूरे रीति रिवाज से इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। ये दोनों शादी जैसे सम्मान के हकदार हैं। हाँ भाभी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था, हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। अब सारे गांव वाले कामधेनु और नंदी बैल की शादी करवाने जा रहे थे। सुना कामधेनु और नंदी, तुमने? सारे गांव वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होगे, कोई तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। इस तरह से पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कामधेनु और नंदी बैल की पूरे गांव वाले धूमधाम से शादी करवाते हैं। अब कामधेनु और नंदी बैल हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। गांव वाले उन दोनों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत ही प्यार देते हैं। फिर थोड़े ही दिनों बाद कामधेनु को एक प्यारा सा बछड़ा होता है। उस बछड़े को भी अब सारे गांव वाले नंदी और कामधेनु की तरह प्यार देते थे।